Good morning, students. Today we are going to start next topic of the unit 8 controlling process. It is very important question in this unit, and you may be asked any of the step in detail, or you may be asked after this step what step in controlling will follow, कि step के बाद कौन सा step आएगा. तो first of all you have to learn all these 5 steps बेटे. ये 5 स्टेप्स जो हैं हमें दे रखे हैं, ये हमें लर्न करने होंगे. फर्स्ट स्टेप इज़ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सेकंड इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. थर्ड स्टेप में कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड. एंड फोर्थ स्टेप में वी विल एनालाइज द डेविएशन विद द हेल्प ऑफ की रिजल्ट एरिया और की रिजल्ट एरिया और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होंगे. और सिक्स स्टेप में अगर आपके डेविएशन बियॉन्ड द कंट्रोल हैं और नेगेटिव डेविएशन है, देन वी विल टेक करेक्टिव एक्शन. लास्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ओके, these 5 steps are including in controlling. Now see on the next page. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समरी में भी कंट्रोलिंग प्रोसेस कर सकते हैं बेटे. एंड यू हैव टू लर्न 3-4 लाइन अबाउट ईच पॉइंट. ओके बेटे. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में जितने भी हमारे टारगेट हैं उसमें हमें टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान बनाया था, जो कि फर्स्ट स्टेप में, उसमें हमें सभी अपने टारगेट को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्लेन कर लेना है. ओके बेटे. जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर द क्राइटेरिया विद विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. तो आपने यहाँ स्टैंडर्ड का मीनिंग याद करना है बेटे. और स्टैंडर्ड को हम एक ऐसा यार्डस्टिक कहते हैं जिससे कि हम माप सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इक्वल टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रहा है. तो ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाती है. प्लानिंग में हम जब स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो प्लानिंग के बाद तभी हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग में मतलब डीप रिलेशनशिप है, कि बिना प्लानिंग के हम कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड. और ये जो स्टैंडर्ड हैं हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव, दो टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं. क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हैं जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी कैन मेजर्ड इन नंबर्स, दीज आर क्वांटिटेटिव. एंड अदर स्टैंडर्ड्स आर क्वालिटेटिव. और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इम्प्रूविंग द गुडविल, मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़, दीज आर 2 एग्जाम्पल with which we cannot measure the standard in the numerical term. ओके. तो स्टैंडर्ड्स हमारे बनाए जाते हैं और ये इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि हम इसको मॉडिफाई कर सकें, और जब भी हमें बढ़ाना हो घटाना हो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकें. तो ये स्टैंडर्ड हमारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए और इसमें एक टाइम बाउंड पीरियड ज़रूर होना चाहिए. ठीक है बेटे. उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे. नेक्स्ट स्टेप कंट्रोलिंग का होगा कि we will measure the actual performance, and actual performance should be measured in the objective manner and reliable manner. तो जो हमें वास्तविक स्थिति है वो हमें काम की देखनी है, जिसमें हम एक्चुअल डाटा कलेक्ट करेंगे कि काम एक्चुअली कितना हो गया है. फॉर एग्जांपल, हमें 5000 यूनिट बनाने हैं एक साल में, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हो गया. और दिसंबर में हम देख रहे हैं, नवंबर में देख रहे हैं कि कितने यूनिट बन गए हैं. तो यूनिट मान लो कि हमारे 4500 बन गए. तो ये हमें उसी यूनिट में मेज़र करने हैं जिस यूनिट में हमें स्टैंडर्ड बनाया था. फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड हम करोड़ में बनाएंगे तो मेज़रमेंट भी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस का वो करोड़्स में होगा. तो जिस यूनिट में हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उसी में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना होगा. और इसकी बहुत सारे टेक्निक होती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने की. फॉर एग्जांपल, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, अकाउंटिंग रेशोज़ हैं,
तो इनके द्वारा हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, सेकंड स्टेप को फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करना है, दोनों का डेविएशन निकालना है, दोनों में अंतर कितना है। अगर आपके स्टैंडर्ड ज़्यादा हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो इसका मतलब है नेगेटिव डेविएशन। दो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस को ही हम डेविएशन बोलते हैं। और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी और स्टैंडर्ड हमारे कम हो गए, फॉर एग्जांपल अभी बताया मैंने कि 5000 यूनिट बनाने हैं और नवंबर तक आप 5500 यूनिट बना चुके हैं, तो इट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हमें मोटिवेट करना होगा और कंट्रोलिंग यहीं पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा चल रही है। और अगर इक्वल हो, मतलब 5000 यूनिट बनाने थे और हम टारगेट के अकॉर्डिंग अभी नवंबर ही है 4800 जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, तो अगले 2 महीने में हम अब 200 यूनिट बना ही लेंगे। तो उस केस में भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर चल रही है तो डेविएशन नहीं है, तो उस केस में भी कंट्रोलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। तो आगे कंट्रोलिंग प्रोसेस तब चलती है जब हमारा नेगेटिव डेविएशन आता है। ठीक है बेटे, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है। तो डेविएशन भी 2 तरह का होता है कि अगर वो टॉलरेंस लिमिट में हो कि जिसके जितना कम होने से, एक्चुअल परफॉर्मेंस के जितना कम होने से कंपनी को हानि नहीं होगी, ऐसे डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस लिमिट, एक्सेप्टेबल डेविएशन। ठीक है बेटे, तो नेगेटिव डेविएशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे कि एक ऐसे डेविएशन जिनसे कंपनी को खतरा नहीं होगा, हानि नहीं होगी, और एक वो डेविएशन जिससे कंपनी को हानि हो सकती है। तो जो हमारे टॉलरेंस लिमिट में डेविएशन है, मान लो कि हमने 5000 यूनिट बनाने थे और हम 4950, सिर्फ 50 यूनिट ही हमारा डेविएशन कम है, और ये ऐसा डेविएशन जिससे कंपनी का लॉस नहीं होगा, तो ऐसे डेविएशन को हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस या एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। तो ऐसे डेविएशन के बाद भी हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाती है, उसको मैनेजर अपने लेवल पे उसको रेक्टिफाई कर लेता है। बात आगे डेविएशन के बारे में तब बढ़ेगी, कंट्रोलिंग प्रोसेस आगे फर्दर तब कंटिन्यू रहेगी जब हमारे डेविएशन ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5000 यूनिट बनाने थे और अभी सिर्फ 4500 यूनिट ही बन पाए हैं, तो इस केस में हमें 2 एक्शन लेने पड़ेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि वो डेविएशन ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी को ज़्यादा ट्रबलसम कर सकता है। तो की रिज़ल्ट एरिया हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, और यहाँ पे इसका मीनिंग बेटे आपको ज़रूर याद करना है। इट इज़ वेरी, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और इसको हमने जो डिटेल में जो एक नेक्स्ट पेज मैंने आपको दिया है, यहाँ से आप इसको करेंगे, इस पॉइंट को आपने यहाँ से करना है और इसके एडवांटेज भी करने हैं। ये 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से कंट्रोलिंग प्रोसेस में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को ही एक अनदर नेम KRA से जाना जाता है। KRA का मतलब की रिज़ल्ट एरिया। ओके बेटे, तो की रिज़ल्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो 5% बढ़ गई है। ठीक है, और एक है आपका पोस्टेज चार्जेस 15% बढ़ गया है। तो परसेंट वाइज देखें तो हमारा पोस्टेज का जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ा है और लेबर कॉस्ट कम है। लेकिन यू नो वेरी वेल कि लेबर कॉस्ट लैक्स में होती है। आपका जो ये 5% है ये लाखों में है, इन लैक्स है। ठीक है, और जो आपकी पोस्टेज चार्जेस होते हैं वो हमारा 100 में होता है। तो जो पोस्टेज है हमारी वो 100 में होती है। तो क्रिटिकल कौन सा हुआ, लैक्स वाली आइटम। तो हम यहाँ इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे डेविएशन आए हैं उसमें कौन सा डेविएशन इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप कंपेयर करोगे खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो खर्चे में 2 खर्चे बढ़ गए हैं।
आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, पोस्टेज एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन पोस्टेज एक्सपेंसेस इतने बड़े नहीं हैं, वो माइनर से बड़े हैं। सबसे ज़्यादा क्रूशियल कौन से हैं आपके? लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के बढ़ जाने के कारण खर्चा बढ़ गया है। तो ये हमने एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में इस बात को मैनेजर को ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर करें और बड़े जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हमें कंसंट्रेट करना है। ओके बेटे, तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल रेफर्स टू दोज एरिया विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको लाइन याद करनी है बेटे, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रिटिकल में हमारा लेबर कॉस्ट का बढ़ जाना मोर क्रिटिकल है एज कंपैरिजन टू पोस्टेज चार्जेस। ठीक है बेटे, तो मैनेजर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर पाए, हर चीज़ को वो अपने काबू में कर ले। तो इफ़ एनी मैनेजर वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोल नथिंग। अगर वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा तो वो कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और ये इकोनॉमिकल भी नहीं है और ह्यूमन एफर्ट्स की लिमिटेशन की वजह से सभी चीज़ों को हम कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ए मैनेजर वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोल नथिंग। तो आपने मेजर जो डेविएशंस हैं उनको कंसंट्रेट करना है, और मेजर डेविएशन में भी अगर वो टॉलरेंस लिमिट में है तो उसको इग्नोर करना है, और अगर टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा हो गया है देन यू विल कीप इन द नोटिस ऑफ योर सुपीरियर। जो हमारे डेविएशन बिग डेविएशन थे, अगर वो टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं उसको हमें अपने मैनेजर को बताना होगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से आप कर सकते हो बेटे। एग्जांपल इसमें दिया था कि लेबर कॉस्ट अगर 2% बढ़ जाएगी तो ये कंपनी को हानि पहुंचाने वाली नहीं है। अगर आपकी लेबर कॉस्ट 7%, 5% बढ़ जाती है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेविएशन टू बी हाईलाइटेड टू योर सुपीरियर। तो बड़े जो डेविएशंस हैं उनको हमें कंसंट्रेट करना है, माइनर चीज़ों को इग्नोर करना है। ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। और मेजर डेविएशन में भी, मेजर बातों में भी अगर वो टॉलरेंस लिमिट में है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, और अगर वो टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं तो देन दे शुड बी हाईलाइटेड टू द सुपीरियर। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स हाईलाइटिंग द मेजर डेविएशन टू द नोटिस ऑफ योर सुपीरियर। तो कहीं अगर इन बड़े डेविएशन की वजह से कंपनी को नुकसान हो जाता है तो उस केस में आप अपने जो सुपीरियर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, या आपसे जो भी अधिकारी बड़े हैं पोस्ट में, रैंक में, तो उनको आप अगर हाईलाइट करोगे तो इसके जिम्मेदार आप नहीं माने जाएंगे। ओके, हर छोटी चीज़ को हमें अपने मैनेजर को नहीं बताना है, क्योंकि छोटी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन, उसको अपनी काबिलियत से खुद टैकल करना होगा मैनेजर को, और बड़े डेविएशन को हमें अपने मैनेजर को हाईलाइट करना है। दिस इज़ नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ओके बेटे, आपने इसका ये जो दे रखा है इसमें ये इसकी एडवांटेज याद कर लेनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से टाइम और एफर्ट्स की सेविंग होती है, और वी कैन फोकस मैनेजरियल अटेंशन ऑन द इम्पॉर्टेंट एरियाज, और रूटीन प्रॉब्लम आर लेफ्ट टू द सबॉर्डिनेट्स, और मेजर प्रॉब्लम्स हैं वी कैन हाईलाइट टू द सुपीरियर, एंड इट आल्सो हेल्प इन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये इसके फ़ायदे रहेंगे, आप इसके एडवांटेज याद कर लेना बेटे। ओके, नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो उसके बाद डेविएशन आने के बाद हमें चेक करना है कि कौन कौन से डेविएशन का रीज़न क्या थे, और उन रीज़न को हमें रेक्टिफाई करना है। तो ये टेबल जो है आपको ये याद करनी है बेटे, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेविएशन किसकी वजह से आया हुआ है तो उसके करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं, ये आपको टेबल याद करनी है। तो दिस इज़ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के बाद कंपेयरिंग